अब हमारे पास क्या है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं बेरिलियम क्लोराइड के, और वो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं बेरिलियम के, और एक साइड पे वो जो है क्लोरीन के साथ p ऑर्बिटल्स है क्लोरीन का, उसके साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ये हमारे पास बॉन्डिंग क्या होगी, sp एंड p ऑर्बिटल की बॉन्डिंग है, यानी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और दूसरी साइड पे भी sp एंड p ऑर्बिटल है क्लोरीन का, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। और इनके दरम्यान में बॉन्ड एंगल कितना है, बेरिलियम और क्लोरीन के दरम्यान में, ठीक है, दोनों साइड पे क्लोरीन, बेरिलियम एंड क्लोरीन का बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या है, 180 है, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस एक दूसरे से वो उनका होगा, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस हमारे पास 180 का बनता है। एंड बोथ द बॉन्ड हैव द सेम बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, दोनों बॉन्ड्स की एनर्जी भी सेम होगी हमारे पास, उनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी। 10 बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल इज अ लीनियर शेप, कि जब भी 180 का एंगल बनता है तो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होता है, लीनियर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जैसे नेम से जाहिर है एक s और 2 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, तो हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। जब 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे और उनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब है ये 3 बॉन्ड बना सकते हैं। अब ये 3 ऑर्बिटल्स जो बन रहे हैं हमारे पास, उनका मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, 120 का, ठीक है। और ये जब 120 के डिस्टेंस पे होंगे तो इनकी जो ज्योमेट्री बनेगी या इनकी जो सिमेट्री बनती है, अगर इनके दरम्यान में 120 का एंगल रखें, तो 3 ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, तो उनकी ट्राइगोनल प्लेनर सिमेट्री बनती है, ठीक है। यानी 3 कॉर्नर्स वाले जो सिमेट्री आएगी हमारे पास, उसे हम क्या कह रहे हैं, ट्राइगोनल सिमेट्री। The formation of 3 sp2 hybrid orbitals in the case of boron atom is shown in figure। कि अब हम बोरॉन की एग्जांपल ले रहे हैं कि इसका 2s ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल्स हैं, यानी एक 2px हो सकता है और एक 2py होगा, तो ये 3 ऑर्बिटल्स मिलके हमारे पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अगर इसकी बॉन्डिंग हम देख लें, तो इसकी बॉन्डिंग में हमारे पास क्या बनेगा कि बोरान के पास कितने हैं, 3 हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और साथ इसने बॉन्ड किसके साथ बनाना है, क्लोरीन, और क्लोरीन का p ऑर्बिटल मिलके बॉन्ड बना रहा है। तो ये आप ये देख रहे हैं कि ट्राइगोनल जो है इसकी सिमेट्री बन जाएगी, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होंगे फिर, अब ये जो बॉन्ड बनाने के बाद sp2 एंड p का बॉन्ड बना हुआ है, तो sp2 एंड p का बॉन्ड बना हुआ है, और sp2 एंड p का थर्ड बॉन्ड बना हुआ है, 3 यानी 3 बॉन्ड बने हुए हैं। उनके दरमियान में हम डिस्टेंस देख लें कि इनका एंगल जो है हमारे पास 120, ठीक है। जो 120 का एंगल है, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस के दरमियान में इतना हो सकता है, और ये ट्राइगोनल सिमेट्री बना रहे हैं हमारे पास, ठीक है। ये उसकी डिस्क्रिप्शन यही है कि यहाँ हमारे पास जो है बेरिलियम ट्राइक्लोराइड जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है इसके अंदर, और ट्राइगोनल प्लेनर सिमेट्री बन रही है उनके दरमियान में, मैक्सिमम एंगल हमारे पास कितना 120, और इसके दरमियान में जो ट्राइगोनल शेप है, इसमें जो 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं, यानी बोरॉन एंड क्लोरीन के, तीनों के तीनों हमारे पास क्या है, आइडेंटिकल इन शेप है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है, सिंपल सी है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक s और 3p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, तो ये क्या बनेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं। अब कितने टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं, 4, इनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4, यानी एक s और 3p है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास अगर 4 ऑर्बिटल्स हैं तो उनका मैक्सिमम डिस्टेंस एक दूसरे से वो वाला होता है 109.5, ठीक है। तो इसका मतलब है ये टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर बनेगा, टेट्राहेड्रन सिमेट्री बनेगी, और उसका एंगल कितना होगा, 109.5 हो गया। द फॉर्मेशन ऑफ 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन द केस ऑफ कार्बन एटम शोन इन द फिगर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है कि हम एग्जांपल देख लेते हैं कि कार्बन के केस में हमारे पास क्या है, 2s है, 2px है, 2py है एंड 2pz है, आपस में मिक्स होंगे, तो ये क्या बनाएंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इनकी सिमेट्री हमारे पास आएगी टेट्राहेड्रल, ठीक है।
और ये इनका डिस्टेंस कितना होगा हम आपस में 109.5। तो ये बेस्ट एक्सप्लेन किया जाता है इसको मीथेन की एग्जांपल है। यहाँ पे मीथेन के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो बनते हैं और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है कि यहाँ पे हमारे पास अब बॉन्ड किसका बनेगा, अगर कार्बन एंड अगर हम हाइड्रोजन का लें तो कार्बन के तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और हाइड्रोजन में क्या होगा 1s1 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो बॉन्डिंग बनेगी sp3 एंड s की बनेगी बॉन्डिंग, ठीक है। और चारों में यही बॉन्डिंग बनेगी कि 4 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, तो इनके दरम्यान में sp3 एंड s ऑर्बिटल मिलके बॉन्डिंग बना रहे हैं। और आपको पता है ये सारे बॉन्ड्स होंगे कैसे होंगे, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, कि हमारे पास हेड ऑन ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनने हैं। तो इन साथ में इसकी आपको शेप दिखाई जा रही है और एंगल दिखाया जा रहा है कि 109.5 का एंगल है इनके दरम्यान। तो ये तो था मीथेन का मॉलिक्यूल, यानी जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन जैसे इसके नेम से आपको पता चला है कि एक d ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल है और दो हमारे पास क्या है कि p ऑर्बिटल है। टोटल कितने हो गए, 4 आइडेंटिकल हमारे पास dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। और ये आपस में कैसे अरेंज करेंगे अपने आप को, यानी कि ये स्क्वायर में अरेंज करेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, ये हमारे पास स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा, यानी इसकी ज्योमेट्री जो होगी हमारे पास वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। इसकी एग्जांपल्स अगर हम देख लें, द फॉर्मेशन ऑफ xenon फ्लोराइड मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, शेप कैसे बनेगी। आप xenon की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कीजिएगा और फ्लोरीन का आपको पता है कि आउटरमोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग होता है, तो वो जो है हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेगा, ठीक। तो क्या होगा, xenon सेंट्रल है और xenon के अंदर dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और वो फ्लोरीन के साथ जो है वो बॉन्ड बना के 4 बॉन्ड बनाएंगे और ये हमारे पास स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाएगा। और हर एंगल इनके दरम्यान में कितना होगा, 90 का एंगल होगा, ठीक है। और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को हम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास dsp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एक d एक s और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो टोटल हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स हुए, 5, ठीक है। और उनके पास इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो इसका मतलब है 5 डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे हमारे पास। और इसकी जो शेप बनेगी हमारे पास वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल यानी 3 कॉर्नर्स के ऊपर और ऊपर एक और नीचे जो है मेन एलिमेंट से जो है वो 2 एटम्स आते हैं, तो इसलिए इसको हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास। This type of hybridization involves mixing of 1s, 3p and 1d orbital of the same atom to form 5d sp3 hybrid orbitals. All the 5 hybrid orbitals arrange themselves in a trigonal bipyramidal manner कि 3 जो है वो कॉर्नर्स पे आ जाते हैं और 2 जो होते हैं above and below जो molecular plane है उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। The formation of PCl5 molecule can be explained on dsp3 hybridization। और इसकी ज्योमेट्री हमारे पास क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, ठीक है। कि 3 जो कॉर्नर्स पे आ गए और 2 जो है हमारे पास अबव एंड बिलो आ जाते हैं। तो यहाँ पे इनका एंगल भी डिफरेंट होता है, जो अबव एंड बिलो है उनका एंगल और है, और जो क्लोरीन एटम्स जो हैं जो ट्राइगोनल में हैं उनका एंगल और होता है। ये मेरा ख्याल आगे जाके आपको एक्सप्लेन भी किया जाएगा कि इनके दरम्यान में कौन कौन सा एंगल है। नेक्स्ट हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें d के 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं और एक s है और 3p है, तो टोटल ऑर्बिटल्स हमारे पास कितने हो गए, 6 ऑर्बिटल्स हो गए।
और ये आपस में ऑक्टाहेड्रल मैनल के अंदर जो है अरेंज होंगे। यानी कि ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि 4 जो है प्लेन में होते हैं और एक अबव एंड बिलो होता है एलिमेंट। इसकी एग्जांपल है हमारे पास SF6 मॉलिक्यूल यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जिसके अंदर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसकी ज्योमेट्री हमारे पास ऑक्टाहेड्रल आती है। ठीक है, तो ये तो सिंपल आपको मॉलिक्यूल्स दिखाए गए, इसकी डिफरेंट टाइप्स दिखाई गई हैं। अगर हम इसके रूल्स देख लें कुछ हाइब्रिडाइजेशन के, only orbitals of similar energies belonging to the same atom or ion can be hybridized together। ठीक है, कि वो ऑर्बिटल्स जो है आपस में हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करते हैं जिनकी एनर्जी तकरीबन सेम होती है। यानी जो आप ये कह लो कि ऑर्बिटल एक दूसरे के पास हैं, उनकी एनर्जी सेम होती है। जैसे एक एस है, उससे नेक्स्ट वाला पी होगा या उससे नेक्स्ट वाला डी होगा, या डी है डी से नेक्स्ट वाला एस और पी होगा। ठीक है, ये नहीं है कि एक जो है 2s इन्वॉल्व है तो दूसरा 4p इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं होगा। यानी जो बहुत ज्यादा एनर्जी का गैप है उनके दरमियान में वो नहीं है, लेकिन जिनकी सिमिलर एनर्जी होती है उसे वही हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करते हैं और वही हमारे पास कंबाइन होते हैं। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन, कि जितने ऑर्बिटल हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन करते हैं उतने ही हमारे पास न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ये नहीं है कि उससे ज्यादा बन जाए या उससे कम बन जाए। Most of the hybrid orbitals are similar, but they are necessarily identical in shape. They differ from one another in their orientation in space. कि मोस्टली तो हमारे पास क्या है कि सिमिलर ही होते हैं उनकी, लेकिन उनकी जो ओरिएंटेशन है मोस्टली वो डिफरेंट होती है। For equivalent hybrid, the orientation in space determined by the number of orbital mix and consequently the number of orbital obtained, and which of the x, y and z axes are preferred by the orbitals when pure। कि हमारे पास क्या है कि जो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं उनकी ओरिएंटेशंस कैसे हम डिटरमिन कर सकते हैं कि हमें पहले पता होना चाहिए कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिक्स हुए, कितने ऑर्बिटल्स बने और उनकी ओरिएंटेशन क्या है। प्योर फॉर्म में ओरिएंटेशन क्या थी कि प्योर में वो x थे, y थे और या फिर z था, तो वो हमारे पास कि किस डायरेक्शन को प्रेफर कर रहा है। ठीक है, From the type of hybridization, one can predict the geometry and bond angle of the molecule। हमने hybridization से geometry के बारे में इंफॉर्मेशन ली है कि sp होगा तो geometry क्या होगी लीनियर, sp2 होगा तो geometry क्या होगी ट्राइगोनल। ठीक है, यानी कि हमें बॉन्ड एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है और ज्योमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। An orbital which have been used to build up a hybrid orbital is no longer available to hold the electron in the pure form। कि जब हाइब्रिडाइजेशन होगी है तो फिर हमारे पास प्योर ऑर्बिटल्स नहीं रहेंगे। ठीक है, वो अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही होंगे जिनकी ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होगी लेकिन ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ आपको समराइज किया गया है कि जब नंबर ऑफ बॉन्ड्स के 2 हैं यानी 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए तो 2 बॉन्ड बनेंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा sp होगा। ओरिएंटेशन क्या होगी या ज्योमेट्री उसकी क्या होगी लीनियर, और एग्जांपल दी जा रही है बेरिलियम क्लोराइड और C2H2। इसी तरह 3 बॉन्ड्स बनेंगे तो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी ट्राइगोनल प्लेनर, एग्जांपल दी जा रही है। 4 के अंदर टेट्राहेड्रल आ गया। ठीक है, सिंपल में टेट्राहेड्रल लेकिन डी भी इन्वॉल्व हो जाएगा तो स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। ठीक है, इस एग्जांपल्स आपको दी जा रही हैं और स्क्वायर प्लेनर में आप ठीक है ये प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड भी दिया जा रहा है, ICl4 भी दिए जा रहे हैं। यहाँ ऊपर आपने जो एग्जांपल देखी है वो भी आप कर सकते हैं। इसी तरह 5 है, जब बॉन्ड बन रहे हैं तो DsP3 होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी और एग्जांपल्स है साथ। यानी ये टेबल आपको समराइज कर रहा है कि 6 बॉन्ड पेयर्स होंगे, बॉन्ड बन रहे हैं तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। ठीक है, अगर आपको ऊपर वाले आते हैं तो आप इसके लिए ये कोई मुश्किल नहीं है एग्जांपल्स उसकी लिखना और इसको समराइज करना। कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं।
Although promotion and hybridization are necessary for the formation of hybrid orbitals, a promotion of electron necessary need to the formation of hybrid orbitals in multiple bonding. ठीक है कि मल्टीपल बॉन्डिंग में लाजमी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो रहा होगा. ठीक है, सिंपल बॉन्डिंग के अंदर तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रमोट होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा, लेकिन मल्टीपल बॉन्डिंग में ऐसा नहीं भी हो सकता. मल्टीपल बॉन्डिंग में आपको पता है कि वो पाई बॉन्ड जो है हमारे पास साइड वे ओवरलैप से बॉन्ड बना रहे होते हैं. अब दूसरी मेन चीज आ जाती है, ड्राइविंग फोर्स फॉर द हाइब्रिडाइजेशन इज द एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू द बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्विंग द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. क्या आपको पता है जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, मीथेन इज टेट्राहेड्रल बिकॉज द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इन इस कॉन्फ़िगरेशन इज द लोवेस्ट. ये मीथेन हमारे पास क्यों टेट्राहेड्रल है कि जब इसकी एनर्जी बन रही है, यानी कि जो कंपाउंड बनता है तो उसकी जो लोवेस्ट एनर्जी का कंपाउंड बनता है वो हमारे पास ज्यादा स्टेबल होता है. द कार्बन एटम ग्राउंड स्टेट उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या है 2s2 and 2p2 है, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटेड स्टेट में आता है तो 2s के जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p ऑर्बिटल्स के अंदर जो है मूव कर जाते हैं, यानी उनकी अनपेयरिंग हो जाती है और उससे हमारे पास क्या sp3 sp2 और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है बन जाते हैं. डिपेंड कर रहा है कि कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और कौन सा मॉलिक्यूल बन रहा है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड टू बी फॉर्म एट अ पर्टिकुलर सिचुएशन. ठीक है, अब होता क्या हमारे पास कि प्रोसेस क्या है, जब एक्साइटेशन होनी है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. ठीक है, और जैसे ही बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है. तो जितनी एक्साइटेशन के लिए एनर्जी एक्चुअल में रिक्वायर्ड होती है वो जैसे ही बॉन्ड बनता है वो यूटिलाइज हो जाती है. ठीक है, यानी कि दोनों एनर्जीज आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर देती हैं. तो जो इसकी एनर्जी थी, हाइब्रिडाइजेशन की एनर्जी थी, वो बॉन्ड फॉर्मेशन वाली एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा होता है. A set of hybrid orbital need not be equivalent. A trigonal bipyramidal hybridization gives two axial orbitals perpendicular to the three equatorial orbitals. Thus, PCl5 has two chlorine atoms different from the other three. ये जो हमने trigonal bipyramidal देखी है, 3 जो थे हमारे पास क्लोरीन वो एक्सिस में थे यानी प्लेन में थे, तो उनको जो प्लेन में थे वो से हम इक्वेटोरियल कह रहे हैं, और जो दो ऊपर और नीचे थे वो हमारे पास क्या थे, एक्सियल थे. यानी इनके दरमियान में ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है. ठीक है, 3 प्लेनर में थे और 2 जो है हमारे पास अबव एंड बिलो थे जिसको हम एक्सियल में कह रहे हैं, उनके दरमियान में एंगल जो है डिफरेंट भी हो सकता है. तो ये तो था हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन और उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स, उसकी लिमिटेशंस और रूल्स देख लिए. अब नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस. ये हमने पीछे जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसके अंदर देख लिया है. जस्ट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसकी डेफिनेशंस वगैरह कैसे आ रही हैं. जैसे आपने ये देख लिया था हाइड्रोजन की एग्जांपल ली थी कि कोवलेंट भी हो सकता है, उसके अंदर करैक्टर आयनिक करैक्टर भी हो सकता है. यानी ये जो हमने साई फंक्शंस की बात की थी, ठीक है, और रेजोनेंस एनर्जी या एक्सचेंज एनर्जी की बात की थी, ये वही चीज यहाँ पे ये जो है रिपीट हो रही है क्योंकि हमने दूसरी वाली बुक से पढ़ा था. तो ये यहाँ पे दूसरी वाली बुक से हम स्टडी कर रहे हैं, तो कुछ चीजें यहाँ पे रिपीट हो रही हैं. तो मैं इसको जस्ट क्विकली करूंगी कि हमारे पास होता क्या है कि लाजमी नहीं है कि मॉलिक्यूल के अंदर सिंगल वैलेंस जो बॉन्ड बन रहा है वो ही सारी की सारी प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल की एक्सप्लेन करें, लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि हमारे पास रेजोनेंस होती है. ठीक है, रेजोनेंस का मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर जो है वो अवेलेबल हों. ठीक है, जैसे आपने कोवलेंट एंड आयनिक कंट्रीब्यूशन देखी थी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर, जिसका मतलब है कि एक से ज्यादा जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल के लिए बन रहे हैं, तो उनमें से जो एक्चुअल होता है, ठीक है, वो उन सबका आप ये कह लो कि उसमें सबका कंट्रीब्यूशन होता है. जितने भी कोवलेंट या आयनिक स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उन सबका कॉम्बिनेशन होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ दोनों या तीनों चीजों का करैक्टर शो हो रहा होता है, और जो ये स्ट्रक्चर बन रहा होता है उसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं या मेसोमेरिक हाइब्रिड्स कह रहे हैं. ठीक है,
Sometimes it is not possible to represent a molecule by single valence bond structure, which can correctly account for the property of molecule. In such cases, valence bond method introduces the concept of resonance, according to which if two or more alternate valence bond structure are written for a molecule, the actual structure of molecule is said to be resonance hybrid or mesomeric hybrid of all these alternate structure. ठीक है, और ये जितने भी स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं हम, या इनको कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस फॉर्म कह सकते हैं। ठीक, एग्जांपल आपको वही हाइड्रोजन की दी जा रही है कि उसमें कोवलेंट कैरेक्टर हो सकता है या आयनिक हो सकता है। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन बी के पास भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन ए के पास भी हो सकता है। तो ये हमने पीछे इसको देख लिया था। कैनोनिकल फॉर्म को हम जैसे कैसे लिखते हैं, लेविस स्ट्रक्चर से। लेविस स्ट्रक्चर आपको पता है कि वही डॉट एंड क्रॉस मेथड, या जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और जिसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब हम एक्चुअल में इसके रूल्स देख लेते हैं, क्योंकि हमने रूल्स पहले नहीं देखे थे। For resonance to be possible, the different canonical and contributing structures may obey the following rules. Contributing structure should have the same relative position of atoms. They should differ only in the position of electron. कि ये जो structures बन रहे हैं उसमें atom change नहीं होता, उसमें just electron की position change हो रही है। ठीक है, The contributing structure should have the same number of unpaired electrons. इसके अंदर जितने unpaired electron एक में है तो दूसरे के अंदर भी unpaired electron उतने ही होने चाहिए। Contributing structure should not differ much in energy. उनकी energy बहुत ज़्यादा एक दूसरे से different नहीं होनी चाहिए। The contributing structure should be written that the negative charge reside on the electronegative atom and positive charge on the electropositive atom. कि हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए और इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए, ये ना हो कि उसका ऑपोजिट हो। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड बी रिटन दैट opposite charges reside on the adjacent atom. कि opposite charges जो हैं हमारे पास adjacent atom के ऊपर है, यानी एक पे पॉजिटिव है तो दूसरे के ऊपर नेगेटिव आएगा। इसी तरह कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर विद द ग्रेटर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कंट्रीब्यूट टुवर्ड द रियल स्ट्रक्चर, कि जहाँ पे ज्यादा बॉन्ड बन रहे हैं, ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा, यानी जो एक्चुअल हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर, जिसे हम कैनोनिकल या मेसोमेरिक स्ट्रक्चर कह रहे हैं हमारे पास। The more is the number of contributing structure, higher is the stability of molecule. कि जितने उसके contributing structures ज्यादा होंगे उतनी ही उसकी stability ज्यादा होगी। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी या एक्सचेंज एनर्जी हमने पीछे देख लिया था कि जब भी एक स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर बन रहा है, इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे ट्रांसफर हो रहा है, तो उसकी जो एनर्जी है वो उसकी एक्सचेंज एनर्जी होती है। अब हमारे पास क्या है कि हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल की रेजोनेंस निकालने के लिए रेजोनेंस एनर्जी देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल और जो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उनमें जो डिफरेंस आ रहा होता है वो उसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है। कि हमेशा हमारे पास एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन द कैलकुलेटेड हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि हमारे पास जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और ये जो डिफरेंस आता है हमारे पास, अच्छा स्टूडेंट ये इस टॉपिक को तो कंप्लीट कर लें। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड कैलकुलेटेड हीट ऑफ फॉर्मेशन इज यूजुअली कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। के हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटली आ रही है और जो हमने कैलकुलेट किया है तो वो उसका जो डिफरेंस है हमारे पास वो उसको हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। हमें पता है जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो मोर ज्यादा स्टेबल होगा, उसकी एनर्जी जो है वो दूसरे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उनसे ज्यादा होगी,
और उसी एनर्जी का डिफरेंस हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। अब रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है बॉन्ड, और जितना मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा उतनी उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। दिस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इज एट्रिब्यूटेड टू द रेजोनेंस एनर्जी एंड समटाइम इज नोन एज एक्सचेंज एनर्जी भी कहते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, हाइड्रोजन हमने पीछे देख ली थी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है, इसके अंदर रेजोनेंस अगर होगी तो क्या हो सकता है कि एक स्ट्रक्चर के अंदर 2 बॉन्ड है और दूसरे के अंदर क्या है, 3 बॉन्ड है, यानी ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर को कार्बन को डोनेट करता है, ठीक है, यानी डेटिव बॉन्ड बन रहा है, तो दोनों रेजोनेंस हो रही है दो स्ट्रक्चर। स्टूडेंट आपको पता है रेजोनेंस को शो करने के लिए हम डबल एरो से इसके स्ट्रक्चर को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। The calculated bond length of carbon and oxygen and double bonded and triple bonded हमारे पास क्या है 1.22 एंगस्ट्रॉम एंड 1.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल है वो हमारे पास कितनी है 1.15। दिस इंडिकेट दैट द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज intermediate between these two values and thus carbon monoxide molecule is resonance hybrid of the two structure कि ना तो वो ट्रिपल बॉन्ड होता है एक्चुअल में और ना ही वो डबल बॉन्ड है, बल्कि इन दोनों का हमारे पास कॉम्बिनेशन में आता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल है कि एक जगह पे हमारे पास क्या है कि डबल बॉन्ड बन रहा है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर, और दूसरी साइड पे क्या है कि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन एडिशन आ गया, यानी ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट नहीं करी, एक्चुअली नाइट्रोजन उसको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, और जो है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने हैं और उनकी अगर बॉन्ड लेंथ देखें तो हमारे पास दी ऑब्जर्व बॉन्ड लेंथ इज 1.14 एंगस्ट्रॉम और इज इंटरमीडिएट बिटवीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के दरमियान में है यहाँ पे, ठीक है। ये भी उसका एक्चुअल जो है वो दोनों का मिक्सचर होगा। इसी तरह हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है, द मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड टू बी रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दी स्ट्रक्चर्स। ये क्या हो सकता है कि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड है दोनों साइडों पे, या एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है दूसरे पे पॉजिटिव है, और इसी का ही इनवर्स हो जाए तो हमारे पास क्या है कि पहले वाले पे नेगेटिव चार्ज और दूसरे वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो ये 3 रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाते हैं और उनकी अगर बॉन्ड लाइन देखी जाए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1.15 एंगस्ट्रॉम है, जो कि जो दो स्ट्रक्चर्स हैं उनके जो है इंटरमीडिएट है उनके दरमियान में है, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यानी कि इसके अंदर रेजोनेंस होती है और तीनों मॉलिक्यूल्स का जो है कंट्रीब्यूशन होता है। तो स्टूडेंट ये तो था आज का लेक्चर, ठीक है। सीआर आप अटेंडेंस ले लें स्टूडेंट की।